कुइयां के फिर जल से टकराई, कलसी सा भकभकाया जी डूबने को हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का नहान अभी शेष है, मगर उतरती दोपहरी अचानक अर्राते घटाटोप से सवलाई कसैली मनहूसियत छींटती दबे पांव घर में दाखिल हो चुकी है। ऋतुएं भी छुट्टा छोर सी जब चाहे भेस बदल लेती हैं कि आंख आसमान से टिका उनकी नब्ज ढूंढते रहो। ऐसे रंग बदलने वाले महीने उन्होंने पहले तो कभी न देखे थे। बिजली का बिल भरा जाना था, सो यही कहकर घर से गए हैं पाठक जी कि वापसी में नया बाजार मोहरकर की गली में मेजर अवताड़े के घर से होते हुए आएंगे। 2-4 बाजी उनके संग जमाएंगे ब्रिज की। कैंटीन से सामान मंगाने वाली लिस्ट जो बनाई है उन्होंने, उसे भी मेजर साहब को पकड़ाते आएंगे। कैंटीन में ज़रूरत की चीज़ें किफ़ायती दामों पर मिल जाती हैं। अवकाश प्राप्ति के साथ ही यह सब भी सोचना पड़ रहा है। वैसे छठा पे कमीशन आ रहा है, लागू होते ही हाथ से कोड़ने से खासी राहत मिलेगी। पाठक जी उत्साह से भरे हुए हैं, गुणा भाग में लगे रहते हैं। जब से लागू होगा पिछले बकाये की तगड़ी रकम हाथ आएगी। दीवू के ब्याह की लगुन की चिंता से मुक्त हैं। पाठक जी के घर से निकलते ही दीवू यानी उनकी दिव्या का फोन आया था गुड़गांव से। स्वर उलझन में डूबा हुआ सा महसूस हुआ और बोल असमंजस से घिरे हुए। कह रही थी कि जिन 3 लड़कियों के साथ वह साजे का फ्लैट लेकर रह रही है, उनके साथ अब वह निभा संभव नहीं। देखा नहीं था उन्होंने आने पर उन कामचोरों को। कल रात तो हद ही करती थी शांभवी ने। मैं क्यों उसकी एस्ट्रे से सिगरेट के टोटे और राख झाड़ती फिरूं? क्यों सहूं उसकी जातियां? क्यों झेलूं उसके ऐब? 6,000 अपने हिस्से का दे रही हूं हर महीने। 10,000 और मिलाकर अपना अलग घर न ले लूं? दीवू के उखड़ेपन ने उन्हें सतर्क किया। दबी जुबान से उन्होंने अपनी असहमति दर्ज कराई। अकेले रहने और 3 के संग रहने में फर्क है दीवू। रही ऐब की बात तो सुन लो, जब 4 जने मिलकर रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के छोटे मोटे ऐब झेलने ही पड़ते हैं। हमने भी झेले हैं। जब मैं इलाहाबाद में पढ़ रही थी और हॉस्टल में रह रही थी तो मेरी रूम पार्टनर थी बानी। बानी को पान खाने का शौक था। पान और पनडिब्बे भर का ही शौक होता है, तब भी गनीमत थी। 120 नंबर तमाकू के ऊपर लगाती थी राजरतन किमाम। सिरहाना से लेकर ओढ़ने वाली चादरों तक में किमाम गमकता रहता। मैं परेशान, हफ्तों अगरबत्ती के पैकेट फूंक डाले। कमरा बदलवाने की धमकी दी। हाँ, पढ़ाई में अव्वल थी बानी। हार कर बानी के ऐब के साथ रहने की आदत डाल ली। तुम और कर ही क्या सकती थी माँ? बाहर किराए का मकान लेकर रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं था। नाना जी की हैसियत भी तो नहीं थी। माँ सनाका खा गई। ये कैसी भाषा बोल रही हो तुम? रात वह चुड़ैल मेरे बिस्तर में घुस आई। घुसने की कोशिश उसने पहले भी की थी। फोन काट दिया। अकबकाई सी वह कुछ समझ नहीं पाई। कुछ देर तक उसके फोन के दोबारा आने का इंतजार करती रही। रोज वही फोन करती है, कट जाने के बाद या काट दिए जाने के बाद भी वही दोबारा मिलाती है। कह रखा है उसने, दफ्तर ने उसे मोबाइल दे रखा है। इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है शांभवी? जब तक आंटी हैं घर में बाजार से मछली नहीं आएगी। बंगाली लड़की के लिए मछली और भात के बिना खाना खा पाना संभव नहीं। उन्होंने समझाने की कोशिश भी की थी शांभवी को। वे लोग निश्चय ही घोर शाकाहारी हैं खान पान में, मगर कोई उनके साथ बैठकर जो चाहे सो खाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। सिगरेट भी शांभवी को कभी अपने सामने पीते हुए नहीं देखा। अलबत्ता खूबसूरत सी एस्ट्रे उनके सामने के कमरे में रखी हुई थी और यह उन्होंने अवश्य देखी थी। तब वही महसूस किया था, घर की टूटन से छीजी हुई बच्ची है। महानगर का अकेलापन अब कौन सा रूप धर लत सा चिपक जाएगा, कहना मुश्किल है। रही बात दीवू की, तो उनकी और पाठक जी की निरंतर यही कोशिश बनी हुई है कि वे दोनों अपनी इकलौती संतान को ग्वालियर और दिल्ली की दूरी कभी महसूस नहीं होने दें। IMT गाजियाबाद से MA MBA कर रही थी, तब भी उनकी भागदौड़ बदस्तूर जारी रही। मायके और ससुराल वालों ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली, बच्ची को अकेले दिल्ली क्यों भेज रहे हो? नौकरी नहीं करवानी है तो यहाँ की रिहाइश छोड़ दिल्ली ही मकान क्यों नहीं खरीद लेते? अनिरुद्ध तो अब रहा नहीं। किस किस से तर्क वितर्क करते और बताते कि बेटे के लिए बुने गए सपने भी अब बच्ची की उठान में सलमे से टक गए हैं।
वैसे भी वे लोग जीवन भर दीवू के संग चिपके रहने से रहे। ग्वालियर क्यों छोड़े, 4 कदम है बाजार और अटारी की मुंडेर लांग भर भरे है। गुहार लगाओ कि भरभराकर देहरी पर सब हाजिर। पलटकर फोन नहीं आया दीवू का, तो उन्होंने स्वयं फोन कर लेना मुनासिब समझा। टेक पाने के लिए आधर सा दीवार टटोल रहा है मन। हाँ माँ बोलो, व्यस्त भाव से टोह दी। घिरी हुई है शायद दीवू। उन्हें कौन सी लंबी बात करनी है। सीख से उठा कन खजूरे को उनकी ओर उसने ही तो उछाला है। सुन, तूने जो कहा गलतफहमी भी तो हो सकती है तेरी। गलतफहमी? माने सहेली के संग गलवहियां डाल के सोया नहीं जा सकता। उनकी नादानी पर तरस खाती चप की ध्वनि उसके कान में सरकी। छोड़ो माँ, अब इतनी भी नादान नहीं है कि मैं मकसद न भांप सकूं। 36 साल पुराना है उनके निवाड़ के पलंग का गद्दा। ब्याह के समय धुनकवा से भरवाया गया था। रुई गठिया रही। धुनकवाना जरूरी है। कब से टल रहा है मामला। खोल के लिए मोटा पटरी वाला कपड़ा खरीदना होगा, तभी तो धुनकवाया जा सकेगा गद्दा। उनकी तरफ कुछ अधिक ही पठारी हो रहा। ठीक पीठ में दर्द उठने लगता है। वैसे गद्दा इतना भी बुरा नहीं जितना अभी चुभ रहा है। कल दोपहर चैन की नींद सोई थी इस गद्दे पर। बिस्तर से उठकर बिजली का स्विच ऑन कर दिया। अंधेरा रात के अलावा बर्दाश्त नहीं उन्हें। बाहर बरामदे में आकर खड़ी हो गई। कहीं कहीं बूंदाबांदी न शुरू हो जाए। आसार तो कब से डराए हुए हैं भीतर मुड़ने को हुई, मगर अगले ही पल पलटकर रेलिंग से आ टिकी। रेलिंग हिलाने से हिलती है, ठोका ठोकी से दुरुस्त नहीं होने वाली। नए सिरे से उखड़वा कर लगवानी होगी। अभी इधर ही ढीली हो आई है। अनिरुद्ध और दीवू छुटपन में इसी पर घुड़सवारी किया करते थे। चलो, कुलक्षणों से दूर है दीवू, अपने को सुनाया उन्होंने। उनके बेचैन होने से क्या होगा। अपनी परेशानियों का समाधान बच्चे अब स्वयं खोजने लगे हैं। समझना तो बड़ों को है। जरूरत न होते हुए भी अपनी परेशानियों का गुणा भाग क्यों करते रहते हैं। अनमनाहट को घोटना होगा। आएंगे जब आएंगे पाठक जी। अपने लिए तो वह चाय चढ़ा ही दे। बुरी आदत है पाठक जी की। मोबाइल जेब में रखने के लिए तैयार नहीं होते। दीवू से जबरन खरीदवा दिया है, तब भी वही पर्स में डाले घूमती है। भरोसा नहीं पाठक जी का, आते ही पकौड़ों की फरमाइश न कर दें। घिरे कसैले मौसम में उन्हें अक्सर पकौड़ों की सूझती है। बाप की तरह दीवू भी है पकौड़ों की शौकीन। शिकायत करती है, दिल्ली में बेसन फेंटने की जहमत नहीं उठाते लोग, सोडा डालकर पकौड़े तल देते हैं। उसे फिटे बेसन के पकौड़े बेहद पसंद हैं। दिल्ली में भी खटाटोप छाया हुआ होगा क्या। 1.5 महीने बाद दीवू ने उन्हें मोबाइल पर सूचित किया। उसी कॉलोनी से लगी दूसरी कॉलोनी में उसने 2 शयन कक्षों वाला एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया है। अग्रिम दे चुकी है वह। किराए की रकम 18,000 प्रति माह सुनकर उसके मुंह के बोल चुक गए। महीने भर पहले उसने इत्तला दी थी कि उसने पुराने मकान मालिक को सूचित कर दिया है कि वे इस व्यवस्था में रहने की इच्छुक नहीं है। चौथी लड़की बतौर किराएदार वह चाहे तो स्वयं तलाश ले या उन तीनों के जिम्मे छोड़ दे, वह जाने। परेशानी यह थी कि मकान उसे इफ्को चौक के आसपास ही चाहिए था। दफ्तर की गाड़ी सुबह उसे वहीं से लेती है और वापसी में वहीं उतार देती है, 2 अन्य सहयोगियों के साथ। फिर उद्दंडता तो नहीं की श्याम भाभी ने। पूछे बिना रह नहीं पाई उससे। सबक सीखने से डर गई होगी। कैसा सबक। वही जो मैं सिखाती उसे। जाने क्यों परसों लगा था ऐसा कि हेलो के बाद कट गया फोन शांभवी का था। हो सकता है उसी ने किया हो। अभी परसों ही तो उसने कहा था घर से निकलने से पहले आंटी की याद आ रही है। मन में आया कि फ़ोन कर लूँ उसे। माँ क्यों बात करोगी उससे, इडियट प्रपंची है। तर्क मुखर होने से पहले पाया उस और दीवू है ही नहीं। उसकी इस आदत से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। किसी के सामने आने पर फ़ोन बंद कर देना और उसकी न सुनना और बात है, किंतु अपनी टिप्पणी के विरुद्ध तर्कों का सामना करने से मुंह मोड़ना उद्दंडता है। उद्दंडता कैसी। पाठक जी सुनकर हंस पड़े थे। कन्नी काटने वाली हंसी। सियानी हो गई है बच्ची, सीखों के पुलिंदे पकड़ाना बंद करो। शांभवी को प्रपंची कह रही है तो लगी होगी उसे प्रपंची। मुझे तो नहीं लगी। तब नहीं रही होगी, अब हो गई होगी। खीज हो आई उन्हें, समझ नहीं रहे। स्वर उग्र हो आया।
4 बच्चों की माँ तक दिल्ली में अकेले घर से निकलने से डरती है। ऊपर से यह जिद्दन मानने को तैयार नहीं। साथ नहीं रहना उन लड़कियों के तो ना रहे, पेइंग गेस्ट रह ले किसी भले घर में। नहीं झेलना होगा उसे औरों को, उसकी मर्जी। उसका सोचना गलत भी नहीं लग रहा है कि हम लोग आते जाते रहेंगे उसके पास। वह तो अब भी आते जाते रहते हैं। अब और तब में फ़र्क होगा ना। तब हम जब तक जी चाहे बेटी के पास रह सकते हैं। उन्हें याद आया, एमबीए पास करते ही हॉस्टल से सामान उठाया ही नहीं था कि सूचना मिली कि एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में देवू की 3.5 लाख रुपए सालाने की नौकरी लग गई है। हालांकि साल भर का प्रोबेशन पीरियड है। पाठक जी के पर लग गए। दिन भर डायरी खोले बैठे रिश्तेदारों और अजीज़ों को फ़ोन लगाते रहते और अपना छल छलाता गर्व बांटने के लिए। गर्व के ऊब चूब होते सभी से कह रहे थे, भाई साहब लड़का दीवू से 21 हो तभी हमें बताएं। दूसरे रोज़ नया बाजार में चौक पर स्थित हनुमान लड्डू भंडार से असली घी के आधा आधा किलो के डब्बे तुलवाए और चिलचिलाती धूप की परवाह ना कर रिक्शे में लद कंपू तक बटे। उनके लिए विशेष रूप से गर्मा गर्म तुलवा लाए दीवू की पसंद के बरई वाले गुलाब जामुन। विशेष छूट चाहिए अपने खाने के लिए। उन्होंने हंसते हुए छूट दे दी, पानी में धोकर खा सकते हैं। पिछले हफ्ते ही पाठक जी की मधुमेह की जांच कराई थी। नाश्ते से पहले और तगड़े नाश्ते के बाद आश्वस्ति हुई, रक्त में चीनी नियंत्रण में थी। पलटकर तसल्ली थमाई खुद को। 18,000 कौन ज़्यादा है दीवू के लिए। दीवू का खर्च सुनते ही बिरज उठती है, मानो स्वयं उनके पांव चादर से झांकने लगे हों। अपने को खूंद रही है तो यह भी महसूस हो रहा है कि इन ऊपरी बातों के बहाने असल में निरंतर चुभ रही है उसके अकेले रहने की जिद। दीवू ने आगे यह भी बताया कि उसके लिए यह प्यारा सा फ्लैट तलाश करने में उसके आईएमटी के सहपाठी विक्की यानी विवेक साहनी ने बहुत मदद की, वरना दलालों के चक्कर खासी मुसीबत तो होते हैं। विक्की भी गुड़गांव में ही एक जर्मन फर्म में है। प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है। पैकेज विक्की का उसके अनुबंध से कम है। उसके बारे में तुम्हें बताया था ना माँ। उन्होंने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश की। कब दीवू ने उन्हें विक्की और विवेक साहनी के विषय में बताया था। भूलने की बीमारी उन्हें नहीं, पाठक जी को ज़रूर है। उनके प्रसन्न रहने का राज भी शायद यही है। पिछली बार दिल्ली आने पर विक्की से मिलवाया क्यों नहीं। आवाज़ के उखड़ेपन को भरसक दबाने की कोशिश की थी उन्होंने। दरदरी हंसी खनकी थी। डर लगा था। किस बात का डर। तुम मुझे उन भूतनियों जैसा न समझ लो। अब नहीं समझ सकती। समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। फिर डर क्यों लगा। हमेशा की भांति वे छलांग भर उनकी पकड़ से छू हो गई। सुनिए माँ, पापा है ना पास, तनिक उन्हें फ़ोन दीजिए। पाठक जी को फ़ोन नहीं पकड़ाया तो फ़ोन रख दिया जाएगा, गनीमत है। डर है लड़की को। डर का नैतिकता से गहरा ताल्लुक है। जब भी उसे डरा हुआ देखती है आश्वस्ति से भर उठती है। मोबाइल कान से सटा पाठक जी चौखट से बाहर हो बरामदे में टहलने लगे। रसोई में पलट वे प्लेटफॉर्म की बिखराहट सरियाने लगे। बर्तन आहिस्ता समेटती हैं। टकराने की झन्नाहट उन्हें खटकती है। बर्तनों की टकराहट को सास घर की अशांति से जोड़ती थी और बरकत में रोड़ा। काम निपटाते हाथ उलझे हुए ज़रूर हैं, मगर भीतर चंबल का बीहड़ भाएं भाएं करता उग आया है। प्लेटफॉर्म पहुंचते पहुंचे को वह बुलडोज़र में बदलने की कोशिश करती है। उगती ढूंढ कद काढ़े, इससे पहले ढहा उसे समतल कर देना चाहती है। न चाहते हुए भी क्यों दाखिल हो जाता है भीड़ उसके भीतर। डर कौन रहा है। छोटे में दीवू डरकर सच बोलने लगती थी और अनिरुद्ध झूठ। दबिश बढ़ते ही अनुरुद्ध को भी पटरी पर आते समय नहीं लगता था। बच्चों को डराकर शायद वह स्वयं भयमुक्त होना चाहती थी। डर उन्हें अनावश्यक भी तो डराता रहता है, बरइयों सा उनके भीतर भिनकता है। दीवू ने नहीं किया मनुहार इस बार की माँ, तुम्हारे आए बिना गृह प्रवेश कैसे करूंगी। पापा और तुम अगले हफ्ते का दिल्ली का टिकट आरक्षित करवा लो। घर सुव्यवस्थित कौन करेगा। मुझे कहाँ समय है। चुड़ैलों वाले इस घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें तुम देख ही गई हो कि मकान मालिक ने दे रखी हैं। हो सकता है पाठक जी से इस बाबत बात की हो उसने। पूछने पर पाठक जी ने इनकार में सिर हिला दिया। हमें तो चिबिल्ली संता बंता के जोक सुना रही थी। कुछ नए जोक्स एसएमएस करेगी। वह कह रही थी कि पापा उन्हें मैं सुना नहीं सकती। अनमनाहट ने
पत्नी का नमकीन लंबा चेहरा सूखी बेल पर लटकी सी तुरई सा लटक आता है। अनमनाहट साड़ी की हरदम लपेटे रहने की आदत इधर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई उनमें। पाठक जी ने स्वर में धैर्य की माया बढ़ाई। भाई दीवू ने नहीं कहा आने के लिए तो खुद क्यों नहीं कह देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। आगे जोड़ा उन्होंने, उनके कुछ बोलने की उतावली को खामोश रहने पर विवश करते हुए। यह भी कह रही थी मुन्नो, पापा अपना और मम्मी का पासपोर्ट बनवा लें, भोपाल जाना पड़े तो हो आए। लाड़ में पाठक जी दीवू को अनेक संबोधनों से पुकारते हैं। पांचवें रोज फोन पर वह उन्हें कुछ फुर्सत में लगी, जबकि हेलो हाय लगभग रोज ही होती रहती। सुन दीवू, मैं आती हूँ। नए घर की जमा जमाई अकेले तेरे बूते नहीं की। उन्होंने यह भी बता दिया कि उनके कहे मुताबिक मखमल की डबल बेड की रजाई का फर्द लेकर भरवा दिया है उन्होंने। रंग भी उनकी पसंद का मिल गया है। लोहिया बाजार से लोहे की छोटी कढ़ाई और तवा भी वजनदार ले आई है। टेंटी का किलो भर अचार उसके पापा ले आए हैं। परात, पतीले, आटा, दाल चावल के डब्बे, मिर्च मसाले, पापड़, मंगोड़ी, बड़ी और नया बाजार से क्रॉस स्टिच वाली चादर, तकिए के खोल आदि सब जोड़ लिए हैं। अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन पर नोट करवा दे, उन्हें साथ आ जाएगा। टिकट ताज से ही बुक करवाएंगी। शताब्दी से इतना सामान आना मुश्किल है। रुकना पड़ा उन्हें। दीवू ने सकचाते हुए उन्हें बीच में टोका। अभी थोड़ा रुक जाएं। कारण कारण ही तो गले का फंदा हो रहा है। भयंकर मारा मारी है। घर की रंगाई पुताई होनी है। अगले हफ्ते वह एक अन्य विदेशी कंपनी ज्वाइन करने जा रही है। 12.5 लाख साल का पैकेज डील हुई है। पिछली कंपनी उसने पिछले महीने ही छोड़ दी थी। उन्हें और पापा को नहीं बताया तो सिर्फ यही सोचकर कि खामखा उनके चैन में खलल क्यों डाले। नई कंपनी जे को ज्वाइन करते ही उसे फ़ौरन जिनेवा जाना है, कंपनी की एक प्रशिक्षण योजना के तहत। जिनेवा से 1.25 महीने बाद लौटना होगा। इसी बीच वीज़ा आदि की औपचारिकताएं पूरी होनी हैं। आने की कोशिश होगी उसकी ग्वालियर, लेकिन गुंजाइश निकलती नहीं दिख रही। उसके जिनेवा से लौट आने पर ही दिल्ली आने का कार्यक्रम बनाए। संभव है तब तक लोन आदि का प्रबंध कर वह अपनी गाड़ी खरीद ले। गाड़ी के बिना दिल्ली में आवाजाही कठिन है। गाड़ी चलाना सीख रही है, बाकायदा ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ है। पापा से जिक्र ना करें, उन्हें चौंका देना चाहती है स्टेशन से घर ले जाकर। उन लोगों की कमी उठते बैठते निरंतर महसूस हो रही है। छोटा शहर अकेला नहीं करता, बड़ा निगल लेता है। कल रात उनकी और पापा की इतनी ज़ोर से याद आई, उनकी गोद में हुड़क जो मचती है। जिनेवा जाने से पहले फ़ोन कर आशीर्वाद लेगी। एयरपोर्ट से उन्हें फ़ोन करेगी। अब उससे यह न कहने लगें कि वह ग्वालियर से उसके रास्ते के लिए खस्ता बनाकर भेज रही है। कोई आने वाला ना मिला तो कुरियर से सुरक्षित भिजवाने का जतन करेंगी। माँ, क्यों याद आ रही हो इस वक्त इतनी ज़्यादा? सुनते ही भड़बड़ाया मन आंखों में उमड़ आया। हास्यास्पद लगने वाले उसके पापा के तमाम संबोधन उसे पुकारने के पिघलने को बेचैन हो आए उसके होठों पर। मुन्ना, मोंटू, मोरी, बिलरिया, चुनमुन, पुत्री, पिड़कुल, पिपीलिका, बंदरिया, गुलबुल और बछिया। सिर पर भरे बादलों सा वक्त गुजरने लगा। वक्त बहने के लिए ही तो होता है, ऐसे बहता है कि कब उम्र गुजर गई अंदाज़ा ही नहीं लगता। जिनेवा से प्रशिक्षण लेकर लौटी दीवू हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की यात्रा पर निकल गई। पाठक जी बात होने पर अपनी बिलरिया को समझाते, नित्य प्रति सोने से पूर्व डायरी लिखना न भूले, अलग अलग जगहों के अलग अलग एल्बम बनाना न भूले, यह करना ना भूले, वह करना ना भूले। उधर से हाँ पापा में ही जवाब मिलता रहा होगा। बिना सुने उन्हें अंदाज़ा है। पिछली किसी शाम पाठक जी हुलस के मित्र मेजर अवताड़िक को फ़ोन पर बता रहे थे, एक वे हैं कि एक ही शहर में घुसर घुसे बने हुए, कभी बाहर निकलने की ही नहीं सोची। ग्वालियर ने छोड़ने के चक्कर में उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण तबादले भोपाल जाकर राजनीतिज्ञों के दरवाजे खटखटाए और निरस्त करवाए। पदोन्नति का मोह छोड़ देश में ही नहीं घूम पाए वे, और उनकी दीवू का एक पांव हवाई जहाज में ही बना रहता है। शादी, हाँ शादी उसकी चिंता की बराबर बनी हुई है उन्हें। वे भी तो परिचित हैं उनके रायबरेली वाले बड़े मामा प्रोफेसर राम बच्चन तिवारी से। आईएएस में इसी साल चुने गए
सर्वेश मिश्रा के मामा के माध्यम से उन्होंने दीवू और सर्वेश के ब्याह और लेन देन के संदर्भ में बात चलाई। तस्वीरें मांगी गई थी दीवू की, तो अनुराधा ने भेज दी हैं बड़े मामा जी को। बात लड़का लड़की की पसंद पर टिकी हुई है। ना ना ना, आप ठीक कह रहे हैं मेजर साहब। पसंद के बावजूद टीम टाम में लाखों ढीले करने पड़ सकते हैं। हाँ, हमने भी तय कर लिया है। कौन दो चार औलादों को लग्गे लगाना है हमें। ले देकर एक दीवू ही तो है। कपड़े तह अलमारी में सरियाते हुए चिहुक कर ख्याल आया गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर आई थी। काम से हाथ खींच दौड़ी तो पाया पतीले की पैंदी अंगारा हो रही है। अलमारी जब जब कपड़े रखने निकलती है खोलती है तो बीच के कोनों में हैंगर पर टंगे अनुरुद्ध के स्कूल के कोट को छूना नहीं भूलती। पलटी और शेष कपड़ों को यथास्थान पर रखकर कोट को छूने लगी। वो सांस गहरा गई। कितना रुके और रुका जाए तब ना, मुंह देखे बिना सब्र नहीं बनता। जैसे विदा किया कर दिया हो दीवू को। मकर संक्रांति से पहले ही उड़ गई। खिचड़ी नहीं बनाएगी और यहाँ निकाल कर रख जाएगी ताकि पाठक जी हाथ लगाकर भिजवा दें नया बाजार द्विवेदी पंडित जी के घर। मोबाइल पर दीवू को सूचित कर दिया 12 जनवरी की ताज से वह दिल्ली आने की टिकट बुक कराने जा रही है। कोई हील हुज्जत नहीं सुननी उन्हें। काम धंधे की व्यस्तता सभी पर लदी होती है। उसके बाहर आने जाने से उन्हें क्या दिक्कत है, घर है ना रहने के लिए। पाठक जी ने पहले ही साथ चलने से मना कर दिया था। पेड़ू पर हरनिया गुमटे सा बाहर निकल आया है। बाड़े के डॉक्टर मित्तल ने निरंतर परामर्श कर रहे हैं। हरनिया के लिए बने विशेष बेल्ट से उन्होंने बांधे रखने का सुझाव दिया है। दर्द मामूली सा उठता है, उनके लौटने पर ऑपरेशन टाल देंगे। प्रोस्टेट की नई समस्या शुरू हो गई है। दीवू ने उनके कष्ट का रोना न रोएं। समय पर बताना ज़रूरी होगा तब बता दिया जाएगा। मामूली ऑपरेशन है, नौकरी उसकी बड़ी है। बड़ी नौकरी की समस्याएं दम चुसनी होती हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी की है। सरकारी नौकरी ताज़ी बियाई भैंस सी दरवाजे बंदी सदैव निश्चिंत किए रहती है। सुनकर दीवू ने अब की बार कोई ना नुकर नहीं की। कहा कि गुड़गांव से निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचकर उन्हें ले लेगी, चिंता ना करें। मौसम ने उनकी अधीरता को अनुकूलता से सहलाए रखा। आकांक्षाओं को परे ढकेल 2 रोज से चमकीले सुनहरे घाम की चढ़त से कोहरे को ठिठकाए रखा था। उम्मीद थी कि ताज निर्धारित समय पर निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। गाड़ी की रफ्तार जहां कहीं भी धीमी पड़ती उनका जी बेलगाम होने लगता। पन्हाई गाय सा बछिया से लिपटने को व्याकुल। उनकी आंखों पर जैसे भरोसा नहीं था। व्याकुलता ने अपनी आंखें खोल ली। अंधेरे और दूर टिमटिमाते जुगनू से उजाले में उगती और पीछे छूटती वस्तुओं को खिड़की के मोटे कांच को भेद पहचान लेना चाहती थी। वे आंखें कि दिल्ली कितनी दूर है। दीवू की गृहस्थी ढोकर ले जा रही हैं। देखते ही आंखें चमकाती अपने चिर परिचित चिबिल्ले अंदाज में खुशी से उछल पड़ेगी बावली। उसकी खुशी बाड़े तोड़ती है तो वह आसमान में उड़ते गुब्बारे से उड़ने लगती है और उसके पाँव की हथेलियाँ कस वह भी उसके संग उड़ान भरने लगती है। उड़ानें कल रात भी भरी थी उन्होंने। पिछले 10 वर्षों से वह पाठक जी को मनाने की कोशिश कर रही है कि अव्यवहारिकता छोड़ वे तनिक दुनियादार हो जाएं। मगर बात उठाते ही उनकी वही पुरानी तोता रटन शुरू हो गई। कोई कमी है हम लोगों में? ग्वालियर जैसी ऐतिहासिक नगरी में अपनी छत के नीचे बैठे हुए हैं। गुजारे को खासी पेंशन है। खासी इसलिए कि हमारे खर्च ही क्या हैं। हारी बीमारी के लिए CGHS की सुविधाएं मामूली नहीं, तो फिर सांगीपुर की बित्ते भर की ज़मीन बंटवाकर कौन सा खजाना झोली में आ गिरेगा। बड़े भैया के बड़के ने अपना वर्तमान भविष्य सब कुछ झोंक दिया हरहों की सानी पानी और खेत खलियानों की गोड़ाई बुवाई में। बोलो क्या चाहती हो तुम? तान आई थी पाठक जी। बोलने में निर्लज हो आई। ध्यान से उसकी सुने। अपने इधर 20 बिस्वा का बीघा होता है और 1.5 लाख प्रति बीघे का हिसाब चल रहा है। उनके हिस्से में 6 बीघे के 9 लाख बनते हैं। 9 लाख की रकम छोटी नहीं होती। ज़मीन की कीमत और 6 पे कमीशन के बकाए की रकम हाथ आएगी तो दीवों के भावरों की चिंता से उन्हें मुक्ति मिलेगी। IAS दामाद का सपना निर्विघ्न रूप से साकार हो सकेगा। जहाँ तक लड़की के पसंद आने का प्रश्न है, बेटी देख मजाल कोई मुंह फेर ले। तंग हुआई पाठक जी ने पिंड छुड़ाया। इसी हफ्ते वह बड़े भैया को गांव चिट्ठी भेज देंगे। उन्होंने स्पष्ट लिख देंगे कि अपने हिस्से के 6 बीघा खेत वे बेचने की सोच रहे हैं। बड़े भैया चाहें तो उनके खेत स्वयं खरीद लें। उन्हें भी अच्छा लगेगा अगर घर की ज़मीन घर में ही बनी रहे। आंगर द्वार
बंटवाने का उनका कोई इरादा नहीं है। वैसे भी उन्हें नहीं लगता कि बड़के के तीनों बेटे स्कूली शिक्षा पूरी कर गांव में बने रहेंगे और उच्च शिक्षा ग्रहण कर गांव लौटने की सोचेंगे। बड़के को भी आगे चलकर छोटकू के से बंटवारा कर गांव देहरी का खाता बंद कर बच्चों के संग रहने को मजबूर होना पड़ेगा। बड़े भैया का छोटा बेटा छोटकू यानी कि एडवोकेट वीरेंद्र पाठक इलाहाबाद में वकालत कर रहा है। बता रहा था कि उनसे कि तगड़े आसामियों के सच्चे झूठे मुकदमे हाथ में न लेता वह, तो वास्तविकता तो यह थी कि वकालत का काला कोट खूंटी पर टांग नगर निगम की क्लर्की करने की नौबत आ चुकी होती उसकी। पिछले महीने ही नैनी में 1000 गज का प्लॉट खरीदा है छोटकू ने। खरीदा होगा, हमसे तो उधार नहीं मांगा उसने। घिसे रिकॉर्ड सी सूचना की दोहराहट ने पाठक जी में गुर्राहट पैदा कर दी। आगे इस विषय पर चुप रहना ही बेहतर लगा उन्हें। गाड़ी तुगलकाबाद छू रही है। तुगलकाबाद पार करते ही पहियों की रफ्तार धीमी होने लगी। घंटे भर विलंब से पहुंच रही निजामुद्दीन प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करती दीवू परेशान हो रही होगी। तेज हुई दिल की धड़कन उन्हें दिल के दिन ब दिन कमज़ोर होने की आशंका से भर देती है। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ने में भी दम फूलने लगा है। पाठक जी को नहीं बताती इस भय से कि वह उनकी देह की चूलें कौन कम दिली हुई है। गाड़ी यहीं ख़त्म होती है, उन्हें हड़बड़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है, सोचा उन्होंने। रास्ते पर सामान पर नज़र गड़ाए हुए आई हैं, उतर जाएगा आराम से। अलबत्ता कुलियों का बखेड़ा ज़रूर है। ग्वालियर के कुली और दिल्ली के कुली में फ़र्क है। दिल्ली के कुलियों की मनमानी से भय लगता है उन्हें। पाठक जी ने चेतावनी देकर भेजा है उन्हें, उठवाई जो मांगे सो चुपचाप दे देना। खिड़की से झांकते ही दीवू ठीक डिब्बे के सामने खड़ी दिखी, लंबे से काले कोट में। कुछ लंबी सी लगी। पागल ने कानों को ढकने के लिए स्कार्फ क्यों नहीं बांध रखा? इतनी रात में बालों के लहराते कट कौन देखेगा? वे अपनी सीट पर ही बैठी रहीं। सीट नंबर दीवू को पता है। डिब्बे में कुली घुसते नजर नहीं आए। मिल जाएगा, जाड़े के दिन है। उतरती सवारियों से बचती दीवू माँ की गुहार लगाती उसकी बाहों में सिमट गई और वे गुरैया हो आईं। विहलता को आंखों में छलकने से बरजा उन्होंने महसूस किया। सीने से आ लगी बेटी संयत है, माँ समान। उन्होंने सीट के नीचे इशारा करते हुए उससे नीचे उतरकर कुली देख लेने का आग्रह किया। जरूरत नहीं है कुली की, विक्की है ना साथ। दीवू की मुड़ती नज़र के साथ उसके पीछे पीछे खड़े हुए लड़के की ओर देखा उन्होंने, जो उनकी नज़र अपने ऊपर पड़ते ही उनके पांव छूने नीचे झुक गया, शालीन सकचाहट से सराबोर। आंटी, आप चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएं, मैं सामान उतारता हूँ। ये सारा अपना सामान है? तो ये विक्की हैं, उर्फ विवेक साहनी, उर्फ सहपाठी मददगार, जे की सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर को घल दिलवाने वाला। प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई वे उनके निर्देशानुसार। होशियार है लड़की उनकी। सर्दी की ठिठुरती रात में जे की सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर होने के बावजूद गुड़गांव से निजामुद्दीन उन्हें अकेले लेने आना, सुविधाओं से भरे शहर के जोखिमों का सामना करते हुए आसान नहीं था। सामान उतरवाने से लेकर कुली आदि के प्रबंध का जिम्मा आगे बढ़ विक्की ने ले लिया अपने कंधों पर। अच्छी मैनेजर है दीवू, सोचा उनके मन ने मन को आश्वस्त किया। स्कूल कॉलेज की दोस्ती ही असली दोस्ती होती है। उसकी जगह न रिश्तेदार ले सकते हैं न कार्यालय के सहकर्मी, क्योंकि बीच में उनके न कोई स्वार्थ होता है न प्रतिस्पर्धा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में उनके गांव जवार के लोग नहीं रहते, मगर उनसे उन्होंने सदैव दूरी बरती है, वरना बच्चों को आगरे का ताजमहल दिखाने के बहाने वे ग्वालियर का किला देखने उनके घर आ टपकते। इस मुद्दे पर पाठक जी भी उनसे सहमत हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को भूलकर भी रिश्तेदारों की देहरी नहीं लंघानी चाहिए। किताबें खोलने की बजाय बच्चे वहाँ घर का आटा गूंथते नजर आएंगे। गाड़ी विक्की चला रहा है। पीछे बैठे हुए इच्छा हुई कि विक्की के बगल में बैठी हुई दीवू से पूछ ही ले, गाड़ी अच्छी है, तुमने खरीदी है वह ना? बिना बोले हुए जाने दीवू ने कैसे सुन ली उसके मन की बात। यह गाड़ी विक्की की है माँ। सेंट्रो में स्टील ग्रे रंग उपलब्ध नहीं था। शोरूम वालों ने कहा है कि 15-20 रोज़ लग जाएंगे गाड़ी की डिलीवरी में। दिल्ली तुम मेरी उसी गाड़ी में घूमोगी। बरई वाले गुलाब जामुन लेकर आई हो ना माँ? लाई हूँ ना, प्रफुल्लित हो आई। दुकान से ताज़ा बनवा कर लाए हैं तेरे पापा। आवाज़ मछली, कहाँ रखे हैं? तेरे पाँव के आगे जो लाल रंग वाला एयर बैग रखा है ना, ठीक उसी में, स्टील के बड़े कटोरदान में।
सफदर का। सावधानी पूर्वक एयर बैग उठाकर गोद में रख लिया। गाड़ी चला रहे विक्की से अंग्रेजी में पूछा, गुलाब जामुन खाओगे? जाने विक्की ने क्या जवाब दिया कि उचटकर एयर बैग खोले बिना ही सीट के नीचे यथावत रख दीवू पर्स से रुमाल निकाल विंड स्क्रीन पर सगनाते कोहरे की नमी को पोंछने लगी। दीवू का उचटना उन्हें रुचा नहीं। आंखें फिर उन्होंने खिड़की से सटा ली। रुमाल निकाल खिड़की का शीशा पोंछा। पिघली चांदनी सी सगनाती धुंध की झीनी परत के आर पार सड़कों के किनारे खुदे हुए मिले। बड़ी तेजी से मेट्रो दिल्ली को ढोने के लिए कमर कस रही है। कभी सिर के ऊपर से फ्लाईओवर गुजरते तो कभी गाड़ी फ्लाईओवर की सर्पीली छाती पर फर्राटे भरने लगती है। दिल्ली कैंचुल बदल रही है। ऊंची ऊंची हेलोजन के सुनहरे आलोक में स्वप्नों सिरजती। आदमी पहले बदलता है या शहर? कुछ आदमी शहर को बदलते हैं, शेष आदमी शहर के बदलते ही स्वयं को बदल लेते हैं। सुनो माँ, पीछे तिरछे हो मुड़ते हुए दीवू ने चेहरा उनकी ओर घुमाया। मैंने तुम्हें बताया था ना, फ्लैट 7वें माले पर है। बताया होता तो मुझे याद होता ना। परेशान हो रहे थे, सामान ऊपर कैसे चढ़ेगा? घर ऊपर हुआ अगर। हुआ ऐसे कि इसी कॉलोनी में छोटी वाली बिल्डिंग में से एक तीसरे माले वाला फ्लैट पसंद किया था पहले। लिफ्ट न होने की वजह से उसे छोड़ दिया। अपनी सीट पर सीधी हो गई थी दीवू। उधर व्यापी खामोशी उनके भीतर चटकने लगी। हो सकता है उन्हें भ्रम हुआ हो। विक्की को डिब्बे से सामान ढोता देख दीवू खींची लगी थी उन्हें। प्लेटफॉर्म पर सामान उतार लेने के बाद ही जाकर कुली मिला था। पाठक जी की पुरानी पेंटों के सिले गए झोलों का सदुपयोग भी अखरा होगा उसे। अल्मुनियम का पुराना ट्रंक देख बिदकी होगी। भारी भरकम डबल बेड की रजाई सुरक्षित लाने का और क्या तरीका हो सकता था? पिछले महीने ही कैंटीन से 2 बढ़िया एयर बैग मंगवाए हैं पाठक जी ने, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया, खरोंच पड़ने के अंदेशे से। कड़ाही तवा चिमटा पुराने झोलों में ही भले। यह क्या जाने गृहस्थी के झंझट। घर ले लेने भर से घर नहीं बसता। वे तो अपने संग नींबू निचोड़ने की नींबूदानी तक लेकर आई हैं। कब किस चीज़ की ज़रूरत आन लगे कौन जाने। उनके ब्याह के लिए उसके पैदा होते ही चीज़ बस जोड़ने सजाने लगी थी। उन्हें तो अपनी 38 साल पुरानी गृहस्थी में से भी लगता रहता है कि वे अब तक अपनी बैठक को उस तरह नहीं सजा पाई जिस तरह सजाना चाह रही थी। बस आ गए माँ। वह रहा सामने इफ्को चौक। हम यहीं से मुड़ेंगे। मालूम है पिछली बार यहीं से किसी मॉल में ले गई थी। इफ्को चौक से गाड़ी बाएं मुड़ गई। पहुंच भी गए। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में लगातार बतियाते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है, मगर एक बात उनके पल्ले नहीं पड़ी। पढ़ती कैसे? खुसर फुसर गलवैयाँ डाले कानों को ही समझ में आती हैं। कॉलोनी बड़ी शानदार लगी। सजावटी पेड़ पौधों से सजी धजी। गुलमोहर अभी कद निकाल रहे हैं। 2-4 वर्षों के भीतर ही रिहाइश के लिए तैयार हुई लगती है। दीवू ने घर का लैच खोला, ठिठक गई दरवाजे पर। दोनों ओर क्रिसमस ट्री के 2 गमले रखे हुए थे और चौखट के ऊपर लटक रहा था कच्ची तोरण। यहाँ कैसे आया? पिछली बार दीवू शांभवी, अनीभा और शुभ्रा के साथ मयूर विहार के निकट अक्षरधाम गई थी तो ग्वालियर के लिए भी ठीक ऐसा ही खरीदा था उन्होंने। कौड़ियों की झालर और गेंदे के फूलों से गोल मटोल रंग बिरंगे फुन्नों से अलंकृत। किनारों पर ठीक वैसे ही नन्हे चोटिल लटके हुए। माँ भीतर आइए ना। चकित सी वह भीतर सुरुचिपूर्ण बैठक में दाखिल हुई। लिफ्ट रोक विकी सामान उतार बैठक की दाहिनी खिड़की के नीचे से खाली स्थान पर रखने लगा। रसोई में ले गई दीवू। यह मॉड्यूलर किचन है माँ, बस फ्रिज, ओवन, वाटर प्यूरिफायर भर खरीदे हैं। और उन्हें लेकर मुड़ी दीवू शयन कक्ष की ओर। यह है बेडरूम। मोटे गद्दे से सजा हुआ पीतल का शहाना भारी भरकम पलंग उन्हें बहुत पसंद आया। बहुत सुंदर है, कलात्मक। मैं तो तेरे लिए मखमल की बेहद प्यारी सी डबल बेड की रजाई लेकर आई हूँ, अभी निकाल कर लाई। रुई की है? हाँ रुई की है। कौन ओढ़ेगा रुई की रजाई माँ? तू नहीं ओढ़ेगी? मैं नहीं ओढ़ सकती रुई की रजाई। गद्दों में डस्ट माइट्स होते हैं। मैंने फोम की खरीद ली है। लेकिन तूने ही तो कहा था भरवाने के लिए। जवाब में दीवू खिलखिलाई। कहा होगा, तब तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद थी ना। हतप्रभ हो उठी। उसके सीने में चंबल के ठूंठ भरभरा आए। लगा कि उसकी गुटी चीखे पिघले लावे में तब्दील हो रही हैं। सहसा उन्होंने स्वयं को झकझोरा, जैसे पाठशाला से लौटते हुए गांव के प्रमुख गलियारे के एक और खड़े बेरी के तने को झकझोर कर घेर लेती थी।
विक्की घर में मौजूद है। पराये बच्चे के सामने आत्मबल खो निरी हो उठना उचित नहीं, भले ही वह दिव्यू का सहपाठी रहा हो। संयत होने की चेष्टा करती हुई वह शयन कक्ष से बाहर निकल आई। बैठक में रखे सामान में लाल रंग वाला एयरबैग ढूंढने लगी। एक अन्य एयरबैग के नीचे रखा हुआ दिख गया उन्हें लाल वाला एयरबैग। उन्हें ऊपर वाला बैग उठाते देख विक्की मदद के लिए लपक आया। लाल वाला एयरबैग भी खोल दिया उसने। बैग में उन्होंने मुरैना गज्जक वाले किलो किलो भर के 2 डब्बे निकाले, गुड़ और शक्कर दोनों के, और डिब्बों को विक्की की ओर बढ़ाते हुए बोली, 1 से ऊपर हो रहा है बेटा, बहुत रात हो गई है। शेष धरा उठाई हम सुबह कर लेंगे। तुम अब घर निकल जाओ, सब रास्ता देख रहे होंगे तुम्हारा। सकुचाए से खड़े विक्की के हाथ में गजक के दोनों डिब्बे लेते हुए दीवू सीधे उनके सामने आ खड़ी हुई। तुम्हें और पापा को बताने की मैं हिम्मत नहीं संजो पाई माँ। दरअसल मैंने और विक्की ने बिना फेरों के साथ रहने का निश्चय किया है। तुम आ गई हो तो अब हमारे संबंधों पर मुहर लग जाएगी। वे डहती सी पास वाले सोफे के हत्थे सी टिकती सोफे में घुस गई। उन्हीं के सहारे दीवू ने उबरने की कोशिश की। कुछ खाओगी माँ? बड़ी कठिनाई से अपने स्वर को खोज होठों तक खींच कर लाई। रास्ते में दवा खानी थी, साथ लाई कचौड़ियों में से 2 निकाल कर खा ली थी। कॉफ़ी बना दूँ? उद्दंड बदतमीज भीतर गर्जी। बाहर दीवू को यह सुनाई दिया, जरूरत नहीं। दांत पिच गए थे उनके। थरथराती काया पर आर पार होती आरी सी चल रही। अब हुई धराशायी। सोफे के हत्थे पर हाथ और कस गए। बगल के छोटे कमरे में उनके सोने का इंतजाम कर दिया गया है। दीवू की आवाज़ में कोई ऊब चूप नहीं। सो जाए जाकर, कल की छुट्टी ले रखी है, सुबह बात होगी। सुबह देख पाएंगी वह। दीवू अपने शयन कक्ष की ओर चली गई। विक्की निर्लिप्त सा उसके पीछे हो लिया। धन्यवाद।